स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा था वो एक मूवमेंट कैसे बना, एक आंदोलन कैसे बना, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे किन राजनीतिक पार्टियों ने, भारत की किन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका फ़ायदा उठाया या किनको उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, ये सब भी आज आपको बताने वाले हैं। तो राम मंदिर मूवमेंट कैसे बना इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल जो आप सभी के दिमाग में रहता है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस जो था उस केस का क्या हुआ, उस केस के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ये भी बता दें कि 1528 से लेकर 2024 तक अभी तक पूरा जो 496 जो करीबन साल थे उनका पूरा एक वीडियो हमने डिटेल वीडियो बनाया राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के ऊपर, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आज लेकिन बात करेंगे कि ये जो मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, ये एक मूवमेंट कैसे बना, आंदोलन कैसे बना और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस का क्या हुआ। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो एक विवाद चल रहा था वो काफ़ी समय से चल रहा था। 1528 से शुरू हुआ था जब बाबर ने अपने मीर बाकी जो उनका सेनापति था उनको आदेश देकर राम मंदिर को तोड़वा कर बाबरी मस्जिद वहाँ पर बनवाई थी। लेकिन इसके बाद जब ये विवाद लगातार चल रहा था अयोध्या में भी और ये बाकी देश के अलग अलग राज्यों में तूल पकड़ रहा था, इसके बाद राम मंदिर मुद्दे को आंदोलन बनाने की मुहिम शुरू की गई। इसे आंदोलन कैसे बनाया जाए, एक जन आंदोलन। इसके लिए सबसे पहले बताया जाता है कि जो योजना थी वो 1980 में बनाई गई। 1980 में आरएसएस ने इसके लिए पहली बैठक की थी। पहली बैठक की गई और इसके पीछे जिन्होंने इसको पूरा रणनीति बनाई थी, जिन्होंने इस आंदोलन को तैयार किया था, वो थे मोरापंत पिंगले, आरएसएस के मोरापंत पिंगले। इन्होंने यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत की और इसके बाद आरएसएस ने, साथ में वीएचपी विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल हुआ। फिर इन लोगों ने कई सारी यात्राएं की भारत के अंदर, एकता माता यात्रा की, गंगा माता यात्रा की और उसके बाद ईंट रखने जैसे कार्यक्रम भी इसमें शामिल थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। वीएचपी भी अब पूरी तरह से समर्थन में उतर चुकी थी आरएसएस के साथ में। 1980 से ये सब जो एक आंदोलन बनाने का इसको शुरुआत थी वो हो चुकी थी राम मंदिर को। वीएचपी ने समर्थन करने के लिए राम मंदिर का यहाँ पे अपना पूरी तरह से रुझान सामने दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो देश में एक बड़ा एक पॉलिटिकल चेंज हुआ था, जहाँ पे एक नई राजनीतिक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आई थी, भाजपा। यहाँ पे भाजपा करीबन 6 साल के बाद, 1980 के बाद 1986 में, 1986 में यहाँ पे राम मंदिर के लिए मुखर तरीके से सामने आती है। ये हुआ किस तरह से था कि 2 साल पहले 1984 में भाजपा जो चुनाव हुए थे, जो एक तरह से पहला चुनाव था भाजपा का, उसमें बहुत ही कड़ी हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को। केवल 2 लोकसभा सीट भाजपा की पार्टी इस समय यहाँ पे जीती थी और सिर्फ 2 सीटों पे सिमट कर रह गई थी। 86 में एक बड़ा बदलाव किस तरह से हुआ इन चुनावों के 2 साल बाद कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो उस समय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, लेकिन उन्हें हटाकर उनकी जगह पर लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पे भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जब उन्होंने कमान संभाली, अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, जो कि एक आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे और साथ ही साथ बताया जाता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ में फिजिक्स के लेक्चरर थे और उनके जो पीएचडी जहाँ पे वो कर रहे थे, जो उनके पीएचडी गाइड थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो हुआ करते थे एक फॉर्मर जो आरएसएस चीफ रहे हैं, रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह, वो उनके पीएचडी गाइड हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये जो मुरली मनोहर जोशी थे, इन्हें यहाँ से बीजेपी का आडवाणी ने राष्ट्रीय जो महासचिव होते हैं पार्टी के, वो बनाया। राष्ट्रीय महासचिव यहाँ से बनाया जाता है। आडवाणी अध्यक्ष बन चुके थे बीजेपी के, मुरली मनोहर जोशी को महासचिव बना दिया। इसके बाद यहाँ से वीएचपी पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए कि राम मंदिर के मुद्दे को आंदोलन बनाने के लिए समर्थन में लग चुकी थी। वीएचपी ने यहाँ पे राम मंदिर की मांग, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद लगातार कर रहा था उस समय, 86 के बाद के जो साल थे उनमें। इसके बाद यहाँ पे हुआ क्या कि साल 1989 आता है। 1989 एक बहुत बड़ा साल माना जाता है वीएचपी राम मंदिर मूवमेंट के लिए और खुद भाजपा के लिए। ये हुआ इस तरह से था कि 1989 के जून के महीने में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, जो वहाँ का रोटरी भवन था, वहाँ पे एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो थी बीजेपी ने वो अपनी ऑर्गेनाइज करी थी। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई और ये पहली बार हो रहा था जहाँ पे पूरी जो नेशनल लीडरशिप जो थी बीजेपी की वो भी मौजूद थी। भाजपा के अध्यक्ष जो उस समय थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो मौजूद थे और ये पहली बार यहाँ पे इन लोगों ने फॉर्मली एक तरह से जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा था, जो मूवमेंट था, उसमें भाजपा ने मुखर तरीके से सामने आके अपनी दावेदारी पेश की। भाजपा ने यहाँ पे ये पहली बार था जब इस एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा वहाँ पे कि हम यहाँ पे जो राम मंदिर
का मुद्दा है, जो उसकी मांग है, उसको एक तरह से औपचारिक रूप से उन्होंने वीएचपी का ये जो मांग चल रही थी, आंदोलन था, उसमें मुखर तरीके से सामने आके वो एक पार्टी के तौर पर आए। पालमपुर का ये जो प्रस्ताव था, ये भाजपा के जीवन काल का जो बताया जाता है, उनका जो भाजपा का एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक जो राजनीतिक करियर रहा है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ था। लगभग इसी समय में जो मुरली मनोहर जोशी थे, आरएसएस के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, वो पार्टी के उस समय पे वो एक दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चेहरे के तौर पर उभरे। पहले चेहरे जो थे वो लालकृष्ण आडवाणी थे, दूसरे चेहरे के तौर पर मुरली मनोहर जोशी उभरे, क्योंकि वो आंदोलन का जो अयोध्या आंदोलन था उसका मुखर तरीके से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे पार्टी का, बताया जाता है कि उनका जो प्रभाव था पार्टी में थोड़ा सा कम हो चुका था, क्योंकि वो उतनी मुखर तरीके से सामने आकर इस राम मंदिर आंदोलन का सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी साल जो साल नवासी था, 1989, इसी साल जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को जो 84 के चुनाव में 2 सीटें मिली थीं, वो बढ़कर यहाँ पे 85 सीट हो चुकी थी। बीजेपी ने जब ये राम मंदिर का मुद्दा जब यहाँ से इसमें सामने आई अपने, इसके बाद 85 सीटें यहाँ पे बीजेपी को इस चुनाव में मिल चुकी थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, तो स्टडी IQ भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए कई सारे कोर्सेज लेकर आया है। एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपने कोर्सेज को देखिएगा। आपको यहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाता है, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। आप भली बात ही जानते हैं आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है इस जर्नी में, आपके सफ़र में, इस प्रिपरेशन में। स्टडी IQ आपके लिए वो सब कुछ लेकर आया है। बेस्ट डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव, या आपका कोड है, आपको ये याद रखना है, VJ लाइव आपको यहाँ पे लगाना है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। बढ़ते हैं आप वीडियो के अगले पड़ाव पर। आरएसएस ने इसके बाद क्या किया था कि अगले ही साल VHP, क्योंकि एक राम मंदिर के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली थी अयोध्या के अंदर, विश्व हिंदू परिषद, तो आरएसएस ने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी 26 अगस्त 1990 को। 90 में ये मीटिंग बुलाई जाती है, और ये जो बैठक थी, इसमें जो माहौल था, उस माहौल को नज़दीक से देखा बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी ने, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी जब ये एक तरह से महसूस की थी इंटेंसिटी उस बैठक की, कि इसमें कितना ज़्यादा आप इस मुद्दे को लेकर आगे जा सकते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी, तब यहाँ से बताया जाता है कि इसके कुछ ही हफ्ते बाद इस मीटिंग के आडवाणी ने यहाँ से भव्य राम मंदिर के लिए एक रथ यात्रा का आयोजन किया। कुछ ही हफ्ते के बाद आप ये देखिए कि 25 सितंबर 1990 को ये जो रथ यात्रा थी, जो कि सोमनाथ से जानी थी अयोध्या, इसका यहाँ पे भाजपा के द्वारा आयोजन कर दिया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी इसको लीड कर रहे थे, और आडवाणी ने इसके बाद में पूरी तरीके से सामने आकर राम मंदिर के मूवमेंट का यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू किया एज अ पार्टी भाजपा की तरफ से। आडवाणी यहाँ पे सोमनाथ पहुँचते हैं। सोमनाथ के जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, वहाँ पे भी उन्होंने एक तरह से अपने भाषण देना शुरू किया 25 सितंबर 1990 को, कि मुगलों के द्वारा किस तरह से हमारे जो पुराने मंदिर हैं उनको तोड़ा गया है, इसके बारे में बताना शुरू किया। और यहाँ से फिर ये जो यात्रा थी, इसका आरंभ होता है, ये यात्रा चलना शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पे जो संघ थी, VHP थी, वो पहले भी कुछ यात्राएं कर चुकी थी, तो एक तरह से ये जो आडवाणी की रथ यात्रा थी, बताया जाता है कि ये उस कड़ी में चौथी यात्रा थी राम मंदिर आंदोलन की कड़ी में। गुजरात के सोमनाथ में यहाँ पे नरेंद्र मोदी उस समय करीबन 40 साल के हुआ करते थे। उन्होंने जो पहला चरण था इस यात्रा का, सोमनाथ से जहाँ से रवानगी इसकी होनी थी, तो वहाँ पे पूरा जो इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे उसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ में बताया जाता है कि आज जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जो उस समय गुरु हुआ करते थे, जो उनके दिवंगत गुरु अवैधनाथ, तो महंत अवैधनाथ जो थे, उस समय उनका भी एक रोल यहाँ पे सामने आता है, क्योंकि वो उस समय जो कई साधु संत थे और जो हिंदू संगठन थे, उनको लीड कर रहे थे। वो उसके एक ऐसे ग्रुप को लीड कर रहे थे जिस ग्रुप को 84 में मंदिर आंदोलन के लिए बनाया गया था। तो ये सब यहाँ पे सामने आता है। अब ये रथ यात्रा थी वो शुरू होती है। यात्रा को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिली। मतलब आप ये मान लीजिए कि पूरे देश भर में इस यात्रा के बारे में पता चल चुका था लोगों को, लोग इसमें जुड़ना शुरू हो चुके थे, और इसी के साथ कई सारे क्लैशेस भी शुरू हो चुके थे हिंदू और मुस्लिम के। कम्युनल वायलेंस होने लगा था, कम्युनल राइट्स होने लगे थे। कई सारे ऐसे अलग अलग जगहों पर जहाँ पे यात्रा जाती थी, वहाँ पे क्लैशेस भी हुए, राइट्स हुए, दंगे हुए। इसी के साथ में लेकिन इस यात्रा ने बीजेपी को एज अ पार्टी 1990 में बीजेपी को एज अ पार्टी और आडवाणी को एज अ राष्ट्रीय एक तरह से चेहरा पार्टी का, ये यहाँ पे सामने बना दिया था। एक नेशनल फेस यहाँ पे राजनीति का जो बन चुके थे भाजपा की तरफ से केंद्र के अंदर, वो आडवाणी ने यहाँ पे कर दिखाया था। हुआ क्या इसके बाद कि जब ये रथ यात्रा अलग अलग जगह से निकलते हुए कर्नाटका, उत्तर प्रदेश
इन सब जगह से निकलते हुए जब ये बिहार पहुंची थी, बिहार पहुंचने के बाद यहाँ पे उस समय क्योंकि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे और उन्होंने यहाँ पे जो रथ यात्रा थी उसको रोकने का आदेश दे दिया था डीजीपी को। डीजीपी के पास जब ये आदेश गया, इसके बाद में आडवाणी की गिरफ्तारी की मांग होती है कि आडवाणी को गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा ने यहाँ पे साफ तौर पर ये बोल दिया था कि उस समय क्योंकि वीपी सिंह की सरकार थी, जो कि भाजपा के भी सपोर्ट से बनी थी, एक गठबंधन से ये जो सपोर्ट से सरकार बनी थी, तो यहाँ पे भाजपा ने बोल दिया था अगर आडवाणी को गिरफ्तार किया जाता है तो हम वीपी सिंह सरकार से अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लेंगे। लेकिन इसके बाद हुआ कुछ इसी तरह का कि 22 अक्टूबर 1990 जब ये यात्रा समस्तीपुर पहुंची बिहार के, लालू प्रसाद यादव के आदेशों पर आडवाणी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दुमका के एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया, वहाँ पे उनको देर रात गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पे जाके उनको रखा गया था। उनके साथ में प्रमोद महाजन एक बड़े नेता थे भाजपा के, उनको भी रखा गया था। भाजपा ने इसी के साथ जब ये देखा कि आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उन्होंने वीपी सिंह सरकार से अपना, सेंट्रल की गवर्नमेंट से अपना समर्थन जो था वापस ले रहा है, जिसकी वजह से वीपी सिंह की सरकार यहाँ पे गिर जाती है। 30 अक्टूबर का दिन था जब यहाँ पे जो यात्रा थी इसको अयोध्या पहुँचना था। इस यात्रा के पहुँचने के लिए यहाँ पे कई सारे कार सेवक पहले से आ चुके थे, कार सेवक वहाँ पहुँच चुके थे और इसके बाद बताया जाता है कि मस्जिद जो थी बाबरी मस्जिद, उस पर उस समय भी हमला एक बार हुआ और उस हमले को देखते हुए जब लोग वहाँ पे झंडे लगाने लगे, जो कार सेवक थे, जब मस्जिद पे वो झंडे लगाने लगे तो इस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ पुलिस थी यूपी में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव सीएम थे, उन्होंने आदेश दिया पुलिस को गोलियां चलाने का और इसी के साथ में उस गोली का बारी में कई सारे कार सेवकों की यहाँ पे जान चली गई थी, उनकी मौत हुई थी। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में इसी समय पर, जो अगला साल आने वाला था, भाजपा के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जो थे, उनका चेहरा क्योंकि एक तरह से इस यात्रा के बाद पूरे देश भर में सामने आ चुका था। उनका जो कार्यकाल था भाजपा के अध्यक्ष के रूप में वो भी खत्म हो चुका था, क्योंकि वो 2 बार उनका जो कार्यकाल था वो उसके बाद समाप्त हुआ था। 91 की फरवरी का महीना था, साल 91 में, जब जो मुरली मनोहर जोशी थे उन्हें पार्टी का प्रमुख बनाया जाता है। मुरली मनोहर जोशी को यहाँ पे आडवाणी ने अपने स्थान पर चुना, उन्हें पार्टी का प्रमुख बनाया और इसी के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने थे। लोकसभा के चुनाव हुए और जो भाजपा की 89 में 85 सीटें थीं वो बढ़कर हो जाती हैं 120। भाजपा की सीटें 120 हो गई, वोट शेयर जो था वो 11% से 20% हो चुका था। तो ये भी चीज़ यहाँ पे सामने आई और पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था 91 के उस चुनाव में। लेकिन यहाँ पे जो राजीव गांधी थे कांग्रेस के, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, उन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है और इसी के साथ एक सहानुभूति लहर के चलते कांग्रेस जो थी वो यहाँ पे उस चुनाव में जीत जाती है। कांग्रेस की यहाँ पे जीत हुई, पीवी नरसिम्हा राव की एक अल्पमत की सरकार बनती है देश में। आडवाणी का चेहरा पूरे इस देशव्यापी यात्रा के बाद में बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका था और उनका चेहरा एक तरह से एक बड़े पैमाने पर देश के सामने उभर के आया था। और इस आंदोलन ने, ये जो भाजपा का एक मूवमेंट, भाजपा ने एक रथ यात्रा जो शुरू की आडवाणी जी के नेतृत्व में, यहाँ पे इस रथ यात्रा की वजह से जो हिंदी पट्टी थी, जो हिंदी बेल्ट है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे भाजपा को अपनी पैठ बनाने में बहुत बड़ी उसको भूमिका अदा की थी इस रथ यात्रा ने। यूपी के 1991 में चुनाव आए, विधानसभा चुनाव उसी साल। 91 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव होते हैं और इसके बाद भाजपा यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर जीत के सामने आई थी। भाजपा जीतती है और जोशी, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जो थे वो भाजपा के उस समय प्रमुख हुआ करते थे, तो उन्होंने जून 91 में अपने जो उनके करीबी हुआ करते थे कल्याण सिंह जी को यहाँ पे यूपी का सीएम बनाया। कल्याण सिंह यहाँ पे सीएम बनाए जाते हैं और इसके तुरंत बाद ये बताया जाता है कि नए सीएम जो कल्याण सिंह बनाए गए यूपी के, वो मुरली मनोहर जोशी के साथ में, अपने बाकी विधायकों के साथ में, जो मंत्रिमंडल था उसके साथ में अयोध्या का इन्होंने दौरा किया और उस दौरे के बीच में लगातार ये नारे लग रहे थे कि मंदिर यहीं बनाएंगे। ये नारा भी यहाँ पे सामने आया, मंदिर यहीं बनाएंगे का ये जो नारा था ये पूरे देश भर में गूंजा। भाजपा एज अ पार्टी यहाँ पे और आगे उभरी और इसी के साथ में यहाँ पे ये जो स्थल था, जो जहाँ पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, ये वहाँ पे जाके इन्होंने मंदिर के निर्माण की शपथ ली। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे इसके बाद में राज्य सरकार जो थी उसने इस मस्जिद के पास का जो 2.77 एकड़ जो ज़मीन थी, 2.77 एकड़ की जो ज़मीन थी, उसका अधिग्रहण किया और ये जो ज़मीन थी वो दे दी जाती है लीज पर वीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को। यहाँ पे इसके बाद मुरली मनोहर जोशी जो थे, क्योंकि वो इस आंदोलन में बहुत ही उनकी गहरी भागीदारी रही थी, बताया जाता है कि जो संघ का एक सब ग्रुप हुआ करता था जिसमें दत्तोपंत टेंगड़ी थे, जिसमें भानु प्रताप शुक्ला थे, अशोक सिंघल थे, गिरिलाल जैन थे, तो ये सब ग्रुप के साथ में मुरली मनोहर जोशी जो थे उनकी बहुत काफ़ी करीबी नज़दीकियाँ थी और उनका नाम एक तरह से इस मूवमेंट में सबसे आगे इसमें आता है।
कि उन्होंने इस मूवमेंट को भाजपा की तरफ से आगे फिर लीड किया था। बात यहाँ पे इस तरह से आती है सामने अब कि अक्टूबर 30, 1992 इसका ये दिन था, अक्टूबर 30, 1992, और वीएचपी ने यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी थी कि मस्जिद के जो पास की जो ज़मीन है वहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके लिए कार सेवकों का यहाँ पे आना होगा। विवादित स्थल के पास, क्योंकि अब ये मंदिर का निर्माण की घोषणा थी और यहाँ पे ये डर था सरकार को, सेंट्रल की गवर्नमेंट को, नरसिम्हा राव की सरकार को, कि यहाँ पे कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, यहाँ पे कुछ इस तरह का ना हो जाए जो कि दोनों समुदाय के बीच में विवाद पैदा कर दे। इसके लिए यहाँ पे नरसिम्हा राव ने बीजेपी के उस समय आडवाणी से, यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से लगातार मीटिंग्स की, और मीटिंग के बाद में दोनों ने ये वादा किया, वीपी जो नरसिम्हा राव सरकार थी उनसे, कि यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं होगा, मस्जिद को कुछ भी खरोंच नहीं आएगी, नहीं तोड़ा जाएगा। और बार बार आश्वासन देने के बाद में कोर्ट से यहाँ से 28 नवंबर 1992 को कोर्ट ने एक तरह से आदेश दे दिया था, एक तरह से जो अर्जी थी कल्याण सिंह की और आडवाणी की कि यहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं होगा मस्जिद को। इसके लिए कर सेवकों को 6 दिसंबर को 92 यहाँ पे अयोध्या आने के लिए मंजूरी मिल जाती है। अब जब यहाँ पर कार सेवकों को 6 दिसंबर को अयोध्या में आने की इजाज़त दे दी गई थी, इसके बाद बताया यह जाता है कि 5 दिसंबर का वो दिन था जब बीजेपी के सारे नेता जो थे वो लखनऊ पहुँचते हैं। लखनऊ में जाके यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित किया जाता है। मुरली मनोहर जोशी ने उस जनसभा में कहा था कि अयोध्या में अगले दिन आप लोग भारी संख्या में यहाँ पे पधारें, भारी संख्या में आएँ। तो इसी के बाद आडवाणी और जो मुरली मनोहर जोशी थे वो दोनों अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं। लखनऊ से रवाना हुए, अयोध्या पहुंचकर वहाँ पे एक धर्मशाला, जानकी महल धर्मशाला में इन्होंने रात बिताई, वहाँ पे रुकते हैं। और इसके बाद अगली सुबह करीबन 10:30 बजे के आसपास ये लोग घटना स्थल पर, वो जो बाबरी मस्जिद का जो स्थल था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उस समय वहाँ पे वीएचपी के जो नेता थे अशोक सिंघल वो थे, बजरंग दल के विनय कटियार थे, कुछ साधु संत थे, विजय राजे सिंधिया थी, उमा भारती थी, ऐसे कई सारे बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पे उपस्थित थे, वहाँ पे थे। लाखों लोगों की जो भीड़ थी वो आना शुरू होती है। बताते हैं करीबन 1.5 लाख लोग वहाँ पे मौजूद था, और लोगों को नियंत्रण में रखना पुलिस के हाथ में नहीं था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। दोपहर का समय था। कुछ लोग अचानक से गुंबद पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, बाबरी मस्जिद पर। इसके बाद ये बताया जाता है कि आडवाणी ने माइक लेकर यहाँ पे उनको रोकना चाहा उन लोगों को। विजय राजे सिंधिया ने भी सेम वही चीज़ की, उन्होंने दूसरा माइक लेकर वहाँ पे लोगों को मना किया गुंबद पर चढ़ने से। लेकिन करीबन 2 बजे के आसपास, 1:55 के आसपास तक इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। सारे के सारे जो गुंबद थे उनको गिरा दिया जाता है। एक बार जब ये मस्जिद यहाँ पे जब विध्वंस हो चुका था, इसकी सूचना पूरे भारत में फैली। भारत में बुरी तरह हर क्षेत्र में, हर राज्य में दंगे हुए। इन दंगों में कई लोगों की जानें गई। इसी के साथ में यूपी में यहाँ पे क्या हुआ, बीजेपी को अब इसके नुकसान किस तरह से हुए आप ये भी जानिए, क्योंकि बीजेपी एज अ मूवमेंट जब इसमें उतरी थी इसके बाद उसे कुछ प्रॉफिट भी हुए, जो अपने इलेक्टोरल गेंस जो हुए, लेकिन इसके बाद नुकसान किस तरह से हुए। कल्याण सिंह की जो यूपी की सरकार थी, उन्होंने, कल्याण सिंह ने अपने सीएम पद से हाल के हाल इस्तीफा दिया उसी समय। कुछ ही घंटों में राज्य में, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया। लोकसभा के विपक्ष के नेता हुआ करते थे उस समय आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, रिज़ाइन किया। और इसी के बाद में आरएसएस और वीएचपी जो थी उन पर बैन लगा दिया गया। और इसी के बाद एक और चीज़ बड़ी हुई थी कि 3 राज्यों में उस समय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जो बीजेपी की सरकारें थी उनको यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाता है। उन सरकारों को भी यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया। ये बड़ी चीज़ें थी जो कि भाजपा ने एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो उसको नुकसान हुए थे राम मंदिर के। लेकिन इस मुद्दे में यहाँ पे ये जो मूवमेंट था उसमें आरएसएस वीएचपी के साथ में एक बड़ा नाम सामने उभर कर भाजपा यहाँ पे आ चुकी थी। अब हुआ क्या कि ये जब बाबरी विध्वंस हो चुका था 92 में, इसके बाद साल बीतते गए और 1998 तक बताते हैं कि जो आडवाणी युग था एक तरह से भाजपा का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता देखा। भाजपा इसमें जो राम मंदिर का मुद्दा था उसमें नरम होती भी नज़र आई। भाजपा यहाँ पे नरम होती नज़र आई और अपने जो एक उनके फेस थे, जो चेहरे थे, जो पहले पार्टी में अव्वल दर्जे पर रहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें पार्टी ने एक बार दोबारा 98 के बाद आगे किया। साल 1996 में बताया जाता है कि बीजेपी के जो सुर थे वो राम मंदिर के मुद्दे पर बदलते हुए दिखाई दिए। कई बार इस तरह का हुआ जब इनके सुर, जो शुरुआत में जो 84 से इनका बीजेपी का जो इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, जब पहले चुनाव उन्होंने लड़े थे, उसके बाद से एक कांस्टेंट रिकॉर्ड पे चला आ रहा था राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि 96 और 98 के बाद में मुद्दा बीजेपी के लिए नरम होता दिखाई दिया। 98 का जो चुनाव था, 2004 का, 2009 का, इन सारे चुनावों में यहाँ पे बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी पर रहता था उसके मैनिफेस्टो में।
लेकिन 2014 में बताया जाता है कि ये जो मुद्दा था राम मंदिर का वो 41वें पेज पे पहुंच चुका था बीजेपी के मैनिफेस्टो में। ये चीज़ सामने आती है। जो पहला चुनाव था 1984 का भाजपा का, उसमें जो उनका घोषणा पत्र था, जो उनका मैनिफेस्टो था, एक राजनीतिक दल के तौर पर उनका पहला चुनाव होना था ये। उस पहले घोषणा पत्र में ये बताया जाता है कि अयोध्या का या राम मंदिर का कहीं पे जिक्र भी नहीं था। लेकिन इसी के साथ जब अगला चुनाव हुआ था 1989 का, 89 का, उसमें भाजपा ने मुखर तरीके से सामने इस पर आई थी, इस मुद्दे पर, और ये कहा था, और ये किन शब्दों में क्या कहा था ये आपको बताते हैं। ये कहा था कि 1948 में भारत सरकार द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या के राम मंदिर के पुनर्निर्माण का जो अनुमति है उसको ना देकर सरकार ने यहाँ पे तनाव की अनुमति दी है। ये तनाव यहाँ पे आ सकता है। तो ये सोमनाथ मंदिर से रिलेट करके यहाँ पे राम मंदिर को भाजपा ने दिखाया था 89 के चुनाव के मैनिफेस्टो में। फिर 91 का जो चुनाव आया उसके घोषणा पत्र में यहाँ पे अयोध्या मुद्दे को इस तरह से बीजेपी ने अपने जो सुर थे और ज़्यादा तीखे किए थे इस पर, और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम केवल ऐतिहासिक जो गलतियाँ रही हैं उनको सुधार के माध्यम से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर चाहते हैं, और ताकि जो पुराना हमारा जो एक सैड फेज़ है, जो हमारा दुखी अध्याय है भारत का, उसको समाप्त किया जा सके और एक भव्य राष्ट्रीय सुलह की तरफ प्रस्तावित किया जा सके। इसके साथ जो 96 का चुनाव आया, उसमें ये 96 का चुनाव वो था जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो चुका था, जब उस विध्वंस हो चुका था 92 में। 96 का जब चुनाव आया, इसमें बीजेपी के जो सुर थे वो और ज़्यादा चेंज होते हुए यहाँ पे दिखे। 96 के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा कि सत्ता में आने पर भाजपा सरकार अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगी, उसकी सुविधा प्रदान करेगी, जो कि भारत माता के लिए श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ पार्टी ने 2004 में जो सुर थे पार्टी के वो टोटली बदल चुके थे यहाँ पे, जब पार्टी ने पहली बार यहाँ पे कोर्ट का, न्यायपालिका का जिक्र किया था। भाजपा के उस मैनिफेस्टो में 2004 के ये लिखा था कि भाजपा अपने रुख पर कायम है और इस मामले में न्यायपालिका का फैसला जो होगा वो सभी को स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में आ चुका था और ये कोर्ट की तरफ था। कोर्ट इस पर फैसला कभी भी दे सकती थी। 2004 से ही ये एक तरह से कहा जाए कि ये जो स्थिति थी वो इस तरह की बन रही थी कि कभी भी कोर्ट का फैसला राम मंदिर पर आ सकता है। तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था कि न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होना चाहिए, और हमारा मानना है कि आपसी विश्वास से, सद्भावना से के माहौल के साथ बातचीत हो और समझौता वार्ता हो, जो सबसे अच्छा तरीका रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि राम मंदिर से बीजेपी को 1989 से 1991 इन 2 सालों के बीच में जो हिंदी बेल्ट में जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थी वहाँ पे जो बूस्ट मिला है वो सबसे बड़ा बूस्ट था। जो वोट शेयर था वो 10% तक जंप किया था, 10% तक बढ़ा था, और बीजेपी को एक नेशनल प्लेयर यहाँ पे इस मुद्दे ने बना दिया था। जो रीज़न रहा कि कांग्रेस को यहाँ पे बीजेपी ने उन 2 सालों के बीच में एक तरह से ओवरटेक किया था। तो ये वही साल था। अब बात की जाएगी कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद क्या हुआ। बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ, जो केस उसके बाद लगा था, जो केस दायर हुआ था, उस केस का क्या हुआ और कहाँ तक उसकी सुनवाई चली, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो हुआ ये था कि बाबरी मस्जिद को जब 6 दिसंबर 1992 को जब उसको ढहाया गया था, इसके बाद 2 एफआईआर लॉन्च हुई थी, 2 एफआईआर दर्ज हुई थी 197/92। एक एफआईआर थी जिसको फाइल किया गया था कार सेवकों के ऊपर जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया है, उसको ध्वस्त किया है। अगली एफआईआर थी एफआईआर नंबर 198/92। ये थी जिसमें कई सारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, बीजेपी के उस समय के राज्यसभा एमपी और विश्व हिंदू परिषद के कई सारे लीडर्स, इन लोगों के यहाँ पे नाम शामिल थे। इनके लिए क्या इस एफआईआर में लिखा गया था कि इन लोगों के नाम के साथ लिखा था कि इन लोगों ने, जो बाकी कार सेवक थे, उन लोगों को एक तरह से प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए, इन लोगों ने वहाँ पे साजिश की है, और उनकी स्पीच से उग्र होकर यहाँ पे कार सेवकों ने ये बाबरी मस्जिद को गिराया है। तो इस तरह की 2 एफआईआर थी। इसके अलावा करीबन 47 ऐसे केस थे, अलग और केस, जो कि लॉन्च हुए थे, जिनकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी, और इन सभी को यहाँ पे उसके बाद एक केस ऑफ डेमोलिशन बना के इन सब में मर्ज कर दिया गया था। जितने भी केस थे इन सभी को एक केस ऑफ डेमोलिशन बना था, उसमें मर्ज कर दिया गया था। बाल ठाकरे का भी इन लोगों के बीच नाम शामिल था, जो बाला साहेब ठाकरे थे शिवसेना के, लेकिन उनकी डेथ के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में उनका नाम जो था वो रिमूव कर दिया गया, उनका नाम जो था वो हटा दिया गया था। ट्रायल इसके बाद आगे चली। अब ट्रायल जो थी, क्योंकि 2 केस थे जो अलग अलग जगह पे चल रहे थे। एक केस था जो लखनऊ के कोर्ट में चल रहा था, जहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी जो थी उसके ऊपर केस चल रहा था कि साजिश की गई थी डेमोलिश करने की मस्जिद को,
इसके ऊपर केस चल रहा था। और दूसरा जो केस था वो रायबरेली की कोर्ट में चल रहा था, जहाँ पे ये था कि क्राउड जो था उसको इंस्टिगेट किया गया है, उसको इस स्ट्रक्चर को ढहाने के लिए, इस मस्जिद को ढहाने के लिए इंस्टिगेट किया गया। तो ये जो दोनों केस थे ये अलग अलग कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन दोनों ही केस सीबीआई यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। दोनों केस सीबीआई को दिए गए थे। इसके लिए 92 में ही एक कमीशन भी बनाया गया था, MS लिब्रहन कमीशन। उस कमीशन ने अपनी 17 साल के बाद, करीबन 40 एक्सटेंशंस के बाद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2009 में। ये सभी जो आरोप थे वो इस तरह के थे कि आपराधिक साजिश के आरोप यहाँ पे लगाए गए थे इन सभी लीडर्स के ऊपर। 8 अक्टूबर 1993 को जो सीबीआई द्वारा एक दायर जो चार्जशीट थी उसमें जो आरोप बताए गए थे, उसके अकॉर्डिंग जो आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं कि आरोप इस तरह के थे कि आडवाणी के ऊपर यह आरोप था, लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर, कि उन्होंने ज़ोरदार ढंग से बार बार ये कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कार सेवा होने वाली है उसका मतलब सिर्फ केवल भजन और कीर्तन नहीं होगा, बल्कि इसमें राम मंदिर का निर्माण भी शामिल होगा। तो ये यहाँ पे आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा था। इसके बाद मुरली मनोहर जोशी के ऊपर आरोप लगे थे कि जब वो मथुरा में थे, जब वो अयोध्या की तरफ जा रहे थे, तो मथुरा में रुककर उन्होंने 1 दिसंबर 1992 को ये कहा था कि कोई भी ताकत हमें राम मंदिर का निर्माण करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने एनकरेज किया था वहाँ पे कार सेवकों, जो कार सेवक थे उनको मंच से। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ सामने आती है आरोप पत्र में कि जो सिंह थे, जो कल्याण सिंह थे, उनके ऊपर जो आरोप किस तरह से लगाए गए थे। सीबीआई ने आरोप ये लगाए गए थे कि 24 जून 1991 को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करने के बाद कल्याण सिंह अपने मंत्रिमंडल के साथ, मुरली मनोहर जोशी के साथ और पार्टी के विधायकों के साथ उन्होंने अयोध्या का दौरा किया था। और इस दौरे पर उन्होंने कथित तौर पर ये कहा था कि मंदिर निर्माण का एक तरह से संकल्प लिया था। उन्होंने ये कहा था कि मंदिर का जो निर्माण है वो मेरे कार्यकाल में, यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में श्री राम मंदिर का अनिवार्य रूप से उसको बनाया जाएगा, ये यहाँ पे कहा था। ये इन पे आरोप लगा। और उमा भारती पे यहाँ पे जो चार्जशीट थी, जो सीबीआई ने लिखा था जो आरोप, वो ये थे कि उन्होंने 6 दिसंबर 92 को यहाँ पे अयोध्या में लोगों को उकसाया है और उनसे ये कहा है कि आप उन्होंने नारे लगाए हैं इस तरह के कि मस्जिद को गिराओ, मंदिर को बनाओ, इस तरह के नारे यहाँ पे उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने थी। अब हुआ क्या कि जब लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट आई 2009 में, उसके बाद ये मामला एक बार फिर से अदालत में चलता है। मई 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी लखनऊ बेंच को ये एक तरह से आदेश दिया कि आप सीबीआई ने, क्योंकि उस समय पे 9 महीने का जो डिले किया था अपनी अपील करने में, तो आडवाणी और बाकी अन्य जो लोग थे, जो जिनके ऊपर केस लगा हुआ था, आरोपी थे जो, तो उन लोगों ने यहाँ पे याचिका अपनी दायर की थी कि आप इस जो याचिका है इसको खारिज कर दीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ इसकी मांग हुई थी, लेकिन फिर ये मामला जो था वो विचारणीयता पे चला गया। ये मामला उस पर ऑब्जर्वेशन पे चला गया कि सीबीआई से कोर्ट ने मांगा कि आपने इतनी देर क्यों की अपनी दलील रखने में, अपनी अपील करने में। 2017 आ जाता है। 2017 में एक बार फिर से मामला उठा जब लखनऊ की अदालत ने भाजपा के जो दिग्गज नेता थे, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और ऐसे 9 और नेता थे जिनके ऊपर आरोप तय करने का यहाँ पे आदेश दिया। आरोप तय करने का आदेश दिया जाता है। इसमें जो फॉर्मर यूपी के जो सीएम रहे थे कल्याण सिंह, उनका नाम यहाँ पे नहीं इस चार्जशीट में, इसमें अक्यूज़ में रखा गया था उन 13 लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि वो 2017 में जब ये उनका जो नाम था उसमें स्टोर नहीं हो पाया दोबारा से, क्योंकि वो उस समय राज्यपाल हुआ करते थे कहाँ के? राजस्थान के। तो वो गवर्नर ऑफ राजस्थान थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी उनको मिली यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जब उनका वो टेन्योर ख़त्म हुआ एज अ गवर्नर, तो उनका भी नाम उनके ऊपर भी जो चार्जेस थे वो फ्रेम किए गए। जुलाई 2020 आ जाता है जब ये मुद्दा राम मंदिर का जो उसका एक डिसीज़न था वो सामने आ चुका था और उसके बाद राम मंदिर निर्माण की तैयारी हो चुकी थी, होने लगी थी। तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जो डेडलाइन थी स्पेशल कोर्ट की, लखनऊ बेंच की, उनको ये एक्सटेंड करके उनकी डेडलाइन को 31 अगस्त 2020 कर दिया था और ये कहा था कि आप अपना जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो आपका डिलीवर आपको करना है लखनऊ बेंच को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में, वो आप यहाँ पे अब उस निर्णय को बताएं, उस अपना आदेश दें, अपना डिसीजन बताएं। तो इसी के साथ हुआ क्या? 30 सितंबर 2020 का वो दिन था जब लखनऊ की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने यहाँ पे उस सारे मामले की सुनवाई करी। 1992 का जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस था उसको यहाँ पे सुना। इसी के साथ में कोर्ट ने ये माना कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ वो पूर्व नियोजित नहीं था, वो प्री प्लान्ड नहीं था। जितने भी लोग यहाँ पे थे इस साजिश में, जिनका नाम सामने आया था कि आरोपी जिनको बनाया गया था, उन सभी को यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की यहाँ पे बरी कर दिया, एक्विट कर दिया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम शामिल था, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, इन सभी को यहाँ पे बरी कर दिया जाता है। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा था कि ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था,
जिसको कार सेवकों के द्वारा किया गया था, ये उन्हीं के विल पे, बाय देयर ओन विल उन्होंने ये किया था। उन्होंने खुद से ये किया था, उन्हें किसी ने उकसाया नहीं था। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है, इसमें कार सेवकों ने खुद से ये चीज़ें की थी, किसी भी लीडर ने उन्हें उकसाया नहीं था। ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था जो उस दिन उस क्षण पे हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन केस था, बाबरी डेमोलिशन केस, ये यहाँ पे बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी, क्योंकि राम मंदिर के बारे में आप कई खबरें सुन रहे हैं, लेकिन आपके जो जहन में सवाल हैं कि ये मुद्दा था राम मंदिर का, वो मूवमेंट कैसे बन गया, और उसके बाद बाबरी मस्जिद जो गिराने का जो केस था, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस था, उसके साथ क्या हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं एक ही वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे जाके आपको आपके सारे यूपीएससी के कोर्सेज़ मिल जाएंगे। कोई भी आपके नोन में कोई ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या आप खुद तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारी शुभकामनाएं, और आप यहाँ पे एक बार ये कोर्सेज देख सकते हैं। वीजे लाइव जो कोड है, वो आपका कोड है, वो आपको लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। अफोर्डेबल प्राइजेज हैं, उन पर भी और बड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।